मनीषा, तुझे कितनी बार कहा है ऐसे अमीर और बिगड़े हुए लोगों के मुंह मत लगना। मनीषा की मां बबीता जी ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा, जो आज भी यूनिवर्सिटी से उस अमीर लड़के से झगड़ा करके आई थी। तो क्या करूं मम्मी, जब देखो मेरे पीछे पड़ा रहता है। अगर उसे सबक नहीं सिखाऊंगी। उसने अपना यूनिवर्सिटी बैग उतार कर दीवार पर लगी कील पर लटका दिया और इग्नोर कर दिया। ऐसे लोगों को हम सहन नहीं कर सकते। हम इतने पैसे वाले नहीं हैं कि इन लोगों से निपट सकें। भगवान ना करे कि कल उसे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। हम गरीब हैं, हमारे पास तो सिर्फ इज्जत ही है। अगर वह भी चली गई तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। कुछ नहीं होता मम्मी, हम गरीब हैं पर डरपोक नहीं। अगर कल भी उस लड़के ने मुझसे बदतमीजी की तो मैं उसका मुंह तोड़कर रख दूंगी। मनीषा के इरादे बहुत खतरनाक थे। जबकि पल्लवी, जो अभी 12वीं के एग्जाम देने के बाद फ्री थी, बहन के तेवर देखकर भीतर भीतर कांप उठी। उसे कुछ अनहोनी का एहसास हुआ। रात को जब दोनों बहनें सोने गई तो पल्लवी ने डरते डरते पूछा, दीदी, क्या वह लड़का तुम्हें बहुत तंग करता है? मनीषा ने मुड़कर छोटी बहन की ओर देखा और कहा, तू टेंशन मत ले पल्लवी, मैं ऐसे लड़कों को सीधा करना अच्छे से जानती हूँ। दीदी, ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं। मैंने सुना है ये अपनी इंसल्ट का बदला बहुत बुरे तरीके से लेते हैं। पल्लवी का डर कम नहीं हुआ। अरे मेरी नाजुक सी डरपोक बहन, मुझे कुछ नहीं होगा। तेरी बहन बहुत हिम्मत वाली है। अब सो जा, मुझे पढ़ाई करनी है। बहन को तसल्ली देते हुए मनीषा स्टडी टेबल की ओर बढ़ गई, पर उसके अहंकार और घमंड में भी ये बात नहीं आई कि कल उसके साथ कितना बड़ा भयानक हादसा होने वाला है। अगर उसे पता होता तो शायद वह घर के बाहर कदम भी नहीं रखती और खुद को दुनिया की नजरों में छुपा लेती। सुबह नाश्ते की मेज पर बैठे हुए बबीता जी ने ये बात अपने पति के सामने छेड़ी। आप कुछ कीजिए ना, उन लोगों की शिकायत पुलिस में कर दीजिए या फिर यूनिवर्सिटी जाकर ही बात कीजिए। वह रात को ही अपने पति को मनीषा का मामला बता चुकी थी कि एक लड़का उसे यूनिवर्सिटी में तंग करता है। पति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरी इतनी हैसियत नहीं है बबीता कि मैं ऐसे अमीर लोगों से उलझ सकूं। मैंने तो पहले ही कहा था कि यूनिवर्सिटी के चक्कर छोड़ दो, बेटी के हाथ पीले कर दो और अपने फर्ज से आजाद हो जाओ। लेकिन नहीं, तुम्हें ही बेटियों को पढ़ाने का शौक चढ़ा था। अब देखो, हो गया ना ये मामला। अब मैं क्या करूं? मेरी तो अब भी यही सलाह है कि ये पढ़ाई छोड़कर अपने घर गृहस्थी में लग जाओ। पापा, कैसी बेकार बातें कर रहे हैं आप? मनीषा ने दृढ़ स्वर में कहा, अब मैं बिगड़े हुए लोगों से डरकर अपनी पढ़ाई छोड़ दूं, ये नामुमकिन है। मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ, पल्लवी के लिए कुछ करना चाहती हूँ, उसे अपने पैरों पर खड़ा करना चाहती हूँ। ये कहते हुए उसने प्यार से अपनी छोटी बहन के सर पर हाथ रखा। अच्छा, आप लोग परेशान मत हो, मैं प्रिंसिपल से जाकर बात कर लूंगी। माँ बाप को तसल्ली देते हुए मनीषा घर से निकल गई, ये जाने बिना कि अब वह इस घर में शायद ही कभी लौटकर वापस आ पाएगी। रघु राठौर मनीषा के मारे हुए थप्पड़ को किसी भी तरह भूल नहीं पा रहा था। उसके मन में बहुत खतरनाक योजना बन चुकी थी। मनीषा घर से निकली ही थी कि यूनिवर्सिटी पहुंचने से पहले ही रास्ते में रघु ठाकुर ने उसे अपनी गाड़ी में जबरन बिठा लिया। गाड़ी तेज रफ्तार में दौड़ती हुई वहां से निकल गई और वह सीधा उसे अपने फार्म हाउस ले गया। आज के दिन मनीषा के लिए एक काला और भयानक दिन साबित होने वाला था। रघु के साथ उसके 4 दोस्त भी थे। फार्म हाउस पर सारा दिन मनीषा के साथ जोर जबरदस्ती की गई। शाम होते ही मनीषा को बुरी हालत में वे लोग सड़क पर छोड़कर फरार हो गए। उन्हें किसी बात का डर नहीं था क्योंकि उनकी पहुंच बहुत ऊंची थी। मनीषा जैसे तैसे खुद को घसीटते हुए घर के अंदर दाखिल हुई। उस पल पल्लवी अपनी सहेली के घर गई हुई थी, पापा अपने कमरे में गए थे और बबीता जी किचन में खाना बना रही थी। मनीषा चुपचाप अपने कदम घसीटते हुए कमरे में चली गई और वहां जाकर बेआवाज इस बेदर्द दुनिया से मुंह मोड़ लिया। उसे अब जिंदा रहकर भी क्या करना था, जब उसकी इज्जत ही छिन गई थी। जैसे ही घर वालों को ये खबर मिली, उन पर क़यामत टूट पड़ी। बबीता जी अपनी बेटी के बेजान जिस्म को देखकर चीख चीख कर रोने लगी। पल्लवी पथराई निगाहों से अपनी बहन को निहारती रह गई। जब मनीषा के पापा को अपनी बेटी की मौत की खबर मिली तो वे भागे भागे घर पहुंचे। बेटी की मौत वे सहन ना कर पाए और चुपचाप आंसू बहाते हुए अपने कमरे में चले गए और आंखें बंद करके बिस्तर पर लेट गए। इतना बड़ा सदमा उनका दिल बर्दाश्त ना कर सका। वे भी इस दुनिया से चुपचाप चले गए। एक ही घर में दो मौतें हुई, ये मंजर देखने वालों की आंखें नम रह गई। प्रकृति का यही तो नियम है कि मरने वालों के साथ कोई और नहीं मर सकता। अब बबीता जी और पल्लवी तन्हा रह गई थी।
कभी पल्लवी अपनी माँ को सहारा देती तो कभी माँ अपनी बेटी को संभालती। दोनों ही एक दूसरे के आंसू पोंछकर जीने की कोशिश करती, लेकिन अब माँ बेटी ने ठान लिया था कि वह रघु राठौर को उसके किए की सजा जरूर दिलवा कर रहेंगी। फिर पल्लवी ये निर्णय ले लेती है कि वह इस शहर के सबसे बड़े वकील विशाल आर्य के पास जाएंगी और अपनी बहन को न्याय दिलवाएंगी। जिस वक्त पल्लवी विशाल आर्य के ऑफिस में पहुंची, उस वक्त वह अपने बड़े से ऑफिस में फाइलों पर झुके हुए चेक करने में व्यस्त था। तभी अचानक उसके कानों में बाहर से शोर शराबे की आवाजें आने लगी। उसने फौरन अपनी पर्सनल सेक्रेटरी को अंदर बुलाया और बाहर का हाल पूछा। पता चला कि एक लड़की बिना अपॉइंटमेंट के ऑफिस में आई है और गार्ड उसे बाहर निकाल रहे हैं। मगर वह लड़की इस जिद पर अड़ी हुई थी कि उसे हर कीमत पर विशाल आर्य से मुलाकात करनी है। विशाल आर्य कुछ पल सोचता रहा, फिर अपनी सेक्रेटरी को आदेश दिया, उसे अंदर भेजो। जैसे ही वह लड़की अंदर दाखिल हुई, विशाल आर्य उसे देखता ही रह गया। लगभग 17-18 साल की कमसीन लड़की, चेहरे पर मासूमियत, बड़ी बड़ी सुनहरी आंखें जिनमें तैरता पानी साफ झलक रहा था। विशाल आर्य तो वैसे ही हुस्न परस्त था, वह कैसे उसकी मासूमियत भरी खूबसूरती से अपनी नजरें हटाता। वह इस वक्त गहरे नीले रंग के सादे सूट में थी, सफेद दुपट्टा उसके कंधों पर ढीला पड़ा था। शायद वह बहुत रोई थी, तभी उसकी सुनहरी आंखें रोने की वजह से गुलाबी पड़ चुकी थी। बेचैनी में उसने अपने नाजुक गुलाबी होठों को बार बार दबाकर और भी लाल कर लिया था। विशाल की नजर उस लड़की के मासूम और हसीन चेहरे पर टिकी की टिकी रह गई। अचानक उस लड़की ने अपने गले से एक पतली सी सोने की चैन उतारकर टेबल पर रख दी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। वह विशाल आर्य के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। सर, भगवान के लिए मेरी मदद कर दीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी दीदी के साथ बहुत जुल्म हुआ है, उन्हें इंसाफ दिला दीजिए। मैं आपकी फीस के नाम पर बस आपको ये सोने की चैन दे सकती हूँ, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। उसकी सुनहरी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे और उसके खूबसूरत नाजुक होठ कांप रहे थे। विशाल आर्य ट्रांस जैसी हालत से बाहर आया और उसने नरमी से उस लड़की को कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। उसने बहुत ही कोमल अंदाज में पूछा, बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। धीरे धीरे वह लड़की अपनी सारी परेशानी बताने लगी। पल्लवी की कहानी सुनकर विशाल आर्य ने गहरी सांस ली। पल्लवी और उसकी बेसहारा बीमार माँ पर गम का पहाड़ टूट चुका था। उनके घर की बर्बादी के असली जिम्मेदार खुलेआम आजाद घूम रहे थे, जबकि वे बेबस और बेसहारा थे। वह लड़की अपनी बहन को इंसाफ दिलाना चाहती थी। उसने विशाल आर्य का नाम पहले ही सुन रखा था। वह इस शहर का सबसे मशहूर महंगा वकील था, जिसकी फीस उनके लिए अकल्पनीय थी। मगर वह एक उम्मीद लेकर सोचकर चली आई थी कि शायद वह वकील उस पर तरस खाकर उसका केस लड़ने के लिए तैयार हो जाए। घर से निकलते वक्त उसकी माँ ने अपने गले की आखिरी निशानी, एक सोने की चैन, उसे ये कहकर दे दी थी कि अगर वकील बिना फीस के केस लेने से मना कर दे तो इसे एडवांस के तौर पर दे देना। उस चैन की कीमत महज 25,000 रुपए थी। अपनी कहानी सुनाने के बाद वह लड़की विशाल आर्य के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, सर, मेरी बहन को इंसाफ दिला दीजिए। बदले में मैं आपके घर की नौकरानी बनकर हमेशा के लिए काम करने को तैयार हूँ। मैं आपकी फीस का एक एक पैसा चुका दूंगी। विशाल आर्यन कुछ पल तक गहरी सोच में डूबा रहा, फिर उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। उसके दिमाग में कोई नया ख्याल आया था। वह बहुत खामोशी से उठा और उस लड़की के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी सुनहरी आंखों में अपनी नजरें डालकर उसने धीमे स्वर में कहा, मैं तुम्हारी बहन का केस फ्री में लड़ने को तैयार हूँ और उसे इंसाफ भी दिलाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। विशाल आर्यन ने अपनी बात पूरी की, अगर तुम 1 महीने के लिए मुझसे शादी करके मेरे साथ रहोगी, तभी मैं तुम्हारी बहन को इंसाफ दिलाऊंगा। ये सुनकर पल्लवी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वह इसका मतलब भली भांति समझ गई थी। सामने खड़ा इंसान बदले में उसके वजूद की कीमत मांग रहा था। 1 महीना, सिर्फ 1 महीना तक उसको इस्तेमाल करके जब उसका मन भर जाता तो वह उसे छोड़ देता। पल्लवी ने एक गहरी दुख भरी सांस ली और चुपचाप हाँ कर दी। उसे पता था कि आज की दुनिया में कोई भी बिना मतलब के किसी का काम नहीं करता, मगर उसके मन को ये सोचकर जरा सा सुकून मिला कि कम से कम विशाल ने इतनी इंसानियत दिखाई कि उसने शादी के बाद ही उसे अपने करीब आने की शर्त रखी। वरना चाहता तो वह बिना शादी के भी उसे 1-2 दिन के लिए इस्तेमाल करने की शर्त रख सकता था। पल्लवी ने सोचा, भले ही यह रिश्ता सिर्फ 1 महीने का होगा, लेकिन कम से कम पत्नी बनकर तो रहेगी। उसके दिल को ये मलाल
नहीं होगा कि उसने कोई नाजायज रिश्ता बनाया है। उसने भारी मन से हामी भर दी, लेकिन हाँ कहते ही उसकी आंखों से आंसू लुढ़क पड़े। पल्लवी ने जल्दी से दुपट्टे के कोने से उन्हें पोंछ डाला। अब जब उसने फैसला कर ही लिया था तो रोने का क्या फायदा। विशाल आर्यन ने उसका पता अपनी डायरी में नोट किया और शांत स्वर में कहा, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा और कल ही शादी करके तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। इतना कहते हुए उसने अपना विजिटिंग कार्ड भी पल्लवी की तरफ बढ़ा दिया। पल्लवी ने उस कार्ड को कसकर अपनी मुट्ठी में दबा लिया। उसके दिल पर मानो कोई भारी पत्थर रख गया हो। वह सोच रही थी, अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए मैंने ये कैसा फैसला ले लिया। बहन की इज्जत लूट गई थी और मैं अपनी बहन को इज्जत दिलाने निकली थी, मगर यहाँ तो मैंने अपनी ही इज्जत दांव पर लगा दी। क्या ये सचमुच सही फैसला है? कहीं मैं बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर रही? उसके दिलो दिमाग में मानो एक जंग छिड़ी हुई थी। पर अगले ही पल उसके मन ही मन निश्चय कर लिया कि मैं उन दरिंद्रों को खुला नहीं छोड़ूंगी जिन्होंने मेरी बहन के साथ जुल्म किया। चाहे विशाल आर्यन का तलाकशुदा पत्नी बनकर सारी जिंदगी गुजारनी पड़े, लेकिन उन दरिंदों को सजा दिलवाकर ही रहूंगी। यही सोचकर उसके मन में हल्का सा सुकून आ गया। घर आकर उसने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। वह बोली, मम्मी, शायद भगवान हम पर दया कर रहे हैं। वो वकील हमारा केस लड़ने के लिए तैयार हो गया है। उसने नजरें चुराकर ये बात कही क्योंकि असली सौदा वह अपनी माँ से छुपा रही थी। माँ की आंखों में आंसू झलक उठे। उन्होंने पल्लवी को सीने से लगाते हुए कहा, मुझे उम्मीद थी बेटा, हमें जरूर इंसाफ मिलेगा। लेकिन पल्लवी, यह सब कैसे हुआ? वह तो बहुत बड़ा वकील है, उसकी फीस लाखों में होती है, फिर भला वो बिना फीस के केस लड़ने को कैसे मान गया? तुम उससे कुछ छुपा रही हो ना? मेरी आंखों में देखो। पल्लवी अपनी माँ से झूठ ना बोल सकी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ माँ, उसने एक बहुत बड़ी शर्त रखी है। वह मुझसे शादी करना चाहता है, उसके बाद ही वह केस लड़ेगा। हालांकि उसने 1 महीने वाली बात अपनी माँ से छुपा ली। सारा सच बता देती तो शायद माँ हरगिज शादी की इजाजत ना देती। पल्लवी बोली, मम्मी, वह वकील कहता है कि अगर मैं उससे शादी कर लूं तभी वह केस फ्री में लड़ेगा, वरना नहीं। यह सुनकर बबीता जी गहरे चिंतन में पड़ गई और बेहद परेशान हो गई। लेकिन पल्लवी ने उन्हें समझा बुझाकर आखिरकार राजी कर लिया। मम्मी, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? इतना बड़ा वकील है और अगर वह मुझसे शादी कर रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन माँ ने तुरंत बात काटते हुए कहा, पल्लवी, ये क्या तरीका है? यह तो एक सौदा कर रहा है और रिश्ते सौदेबाजी से नहीं होते। मेरा दिल अंदर ही अंदर डर रहा है। वह इतना बड़ा वकील है, इतना पैसे वाला है, उसके चर्चे दूर दूर तक फैले हैं, फिर भला वह हम जैसे गरीब लोगों से रिश्ता क्यों जोड़ेगा? नहीं मेरी बच्ची, तू ये कदम मत उठा। तू उसे मना कर दे, हम कोई और वकील कर लेंगे। मैं तेरी जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकती। और फिर अभी तेरी उम्र ही क्या है? 18 साल की होने में भी अभी पूरे 2 महीने बाकी हैं। मैं तुझे अभी उस अमीर जादे से शादी करने की इजाजत नहीं दे सकती। हाँ, अगर ये रिश्ता सामान्य तरीके से आता तो मैं कुछ सोच सकती थी, लेकिन इन हालात में हरगिज नहीं। जब उसने सौदेबाजी में ही शादी करने का फैसला किया है। पल्लवी ने जैसे तैसे अपनी माँ को समझाते हुए कहा, मम्मी, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमें मनीषा दीदी को इंसाफ दिलाना है और उसके लिए अगर मुझे अपनी कुर्बानी देनी भी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसकी माँ ने मजबूरी में एक गहरी सांस लेकर खुद को रोक लिया, लेकिन उनका दिल भीतर ही भीतर परेशान था। इसी रात पल्लवी ने विशाल आर्यन को फोन करके कहा कि प्लीज ये 1 महीने वाली बात मेरी माँ को मत बताना। कोई बात नहीं, आप 1 महीने के बाद मुझे छोड़ देंगे तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। उस वक्त मैं अपनी माँ को किसी तरह समझा लूंगी, कोई बहाना बना दूंगी। विशाल आर्यन को भला इससे क्या इतराज हो सकता था। वह अगले ही दिन उनके घर पहुंचा और कुछ देर बातें करने के बाद दोनों को साथ लेकर सीधे एक मंदिर गया जहां पहले से ही शादी का इंतजाम किया गया था। वहां उसने पल्लवी की माँ से कहा, जब तक ये केस चलता है मैं चाहता हूँ कि इस शादी को गुप्त रखा जाए, क्योंकि अगर ये बात सबको पता चली तो लोग विक्टिम की फैमिली को मेरे बीच इस रिश्ते को मुद्दा बनाकर केस को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए सबके भले के लिए ये शादी अभी खुफिया रहेगी। ये कहकर उसने पल्लवी की माँ को खामोश कर दिया, मगर पल्लवी खुद अंदर से बिल्कुल खामोश थी, क्योंकि वह असली वजह जानती थी। विशाल आर्यन उसका वजूद चाहता था और अपनी प्यास बुझाना चाहता था और इसी वजह से वह शादी को गुप्त रखना चाहता था। लेकिन पल्लवी ने मन ही मन ठान लिया था
कि जब तक दीदी को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक मैं उसे अपने परछाई तक को भी नहीं छूने दूंगी। शादी के बाद वह दोनों को अपने फ्लैट पर ले गया। थोड़ी देर बाद बबीता जी उनके रोकने के बावजूद भी अपने घर लौट आई। उनके घर लौटते ही पल्लवी उदास हो गई। पल्लवी की उदासी देख विशाल आर्यन ने नरमी से कहा, देखो पल्लवी, परेशान मत हो, कल मैं खुद जाकर तुम्हारी माँ को यहीं ले आऊंगा और उन्हें समझाऊंगा कि जब तक ये केस चल रहा है उनकी सुरक्षा के लिए उनका हमारे पास रहना ही बेहतर है। ये सुनकर पल्लवी का बोझ कुछ कुछ हल्का हो गया और उसकी टेंशन थोड़ी कम होने लगी। फिर उसने एक नजर उठाकर पूरे फ्लैट पर डाली। फ्लैट बहुत बड़ा और बहुत सुंदर था। हर तरफ सलीके और शान का एहसास झलक रहा था। आराम की हर चीज वहां मौजूद थी। घर की देखभाल और कामकाज के लिए एक नौकरानी भी वहां मौजूद थी जो तुरंत उनकी सेवा में लग गई। थोड़ी देर बाद विशाल आर्यन उसका हाथ थामकर उसे बेडरूम में ले आया और बेड पर बिठा दिया। फिर खुद भी उसके करीब बैठ गया। पिंक फ्रॉक में हल्की सी ज्वेलरी और खूबसूरत लाइट मेकअप में वह बहुत ही प्यारी लग रही थी। पहली बार पल्लवी का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने ये फैसला तो कर लिया था, लेकिन अब सामने बैठे हट्टे कट्टे मजबूत विशाल आर्यन को देखकर उसकी सांसें अटकने लगी। डर के मारे वह अचानक उठकर खड़ी हुई। विशाल आर्यन ने उसके यूं दूर होने पर हैरानी से पूछा, तुम मुझसे यूं दूर क्यों जा रही हो? आज तो शादी हुई है और आज हमारी शादी की पहली रात है। उसकी नजरों में अब थोड़ी सी बेचैनी और गुस्सा भी था। पल्लवी पहले ही तय कर चुकी थी कि वह विशाल को अपने करीब नहीं आने देगी जब तक उसकी बहन को इंसाफ ना मिल जाए। उसने खुद को मजबूत करने की कोशिश की और थूक निकलते हुए बोली, जब तक मेरी दीदी को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक आप मेरे करीब नहीं आ सकते। ये सुनकर विशाल आर्य को जबरदस्त झटका लगा। वह तो कल से बेचैन था इस लड़की को पाने के लिए, उसके नरम वजूद में डूब जाने के लिए। अब वह उससे दूर जा रही थी और उसके करीब आने के लिए एक बड़ी शर्त रखी थी। वह तंजिया अंदाज में बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? केस लड़ने और अदालत का फैसला आने में काफी समय लग जाता है। मैंने तुम्हें सिर्फ 1 महीने तक अपने पास रखना है और तब तक मैं क्या तुम्हें खाली दूर से देखता रहूंगा? पल्लवी ने दृढ़ता से जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कह रही हूँ जब तक मेरी दीदी को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक मैं आपको अपने करीब हरगिज नहीं आने दूंगी। और अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो याद रखना, मैं भी अपनी बहन की तरह अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगी, लेकिन मरने से पहले सोशल मीडिया पर आपके बारे में जरूर बताऊंगी। उसकी धमकी ने विशाल आर्यन को पूरी तरह हिला दिया। अब तक वह इस लड़की को मासूम, भोली और कच्ची उम्र की समझ रहा था, मगर उसकी बातें सुनकर उसे एहसास हुआ कि सामने बैठी ये लड़की किसी साधारण स्वभाव वाली नहीं, बल्कि बहुत ही मैच्योर और समझदार इंसान है। उसकी आंखों की चमक और आवाज का ठहराव बता रहा था कि वह जो कह रही है उसे सच में निभाने का दम रखती है। विशाल की आंखों में गुस्सा उतर आया। वह खुद को रोक नहीं पाया। तुमने ये शर्त शादी से पहले क्यों नहीं बताई थी? वह अचानक उसके करीब आकर उसके कंधों को कसकर पकड़ते हुए गुर्राया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। वह हैरान था कि ये नाजुक सी लड़की एक तूफान की तरह सामने खड़ी है, जो पहले अपने हुस्न और मासूम अदाओं से उसे घायल कर चुकी थी और अब जानबूझकर उसे तड़पाना चाहती थी। पल्लवी की पलकों पर हल्की नमी उतर आई, मगर उसकी आवाज में कोई कांप नहीं थी। वह मासूमियत और हिम्मत के साथ बोली, अगर पहले ही बता देती तो आप मुझे ठुकराकर ऑफिस से निकाल देते, फिर मैं किसके पास जाती? मुझे तो सिर्फ आप में ही एक उम्मीद की किरण दिखाई दी थी, इसी वजह से मैंने इनकार नहीं किया। विशाल आर्यन का चेहरा और भी तमतमा उठा। उसकी सांसें तेज हो गई। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी ये अजीब शर्त मान लूंगा? मैं कोई साधारण वकील नहीं हूँ जिस पर तुम इतनी आसानी से भरोसा कर सको। तुम मुझे धोखा दे रही हो। उसकी आवाज में चोट और गुस्से की कड़वाहट साफ झलक रही थी। पल्लवी ने नजरें झुका ली, पर उसके शब्द बेहद दृढ़ थे। मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपको पहले ये सब नहीं बताया, लेकिन अब मैं अपनी आखिरी सांस तक यही कहूंगी, मेरी यही शर्त है। अगर आपको मंजूर नहीं तो मैं अभी चली जाती हूँ। उसकी बातें सुनकर विशाल का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसका दिमाग जैसे फटने को हो गया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? शादी हुई है हमारी, ये कोई खेल या मजाक नहीं है। शादी का रिश्ता बहुत पवित्र होता है। अगर मैं चाहता तो तुम्हें बिना शादी के ही अपने पास रखने का डिमांड रखता
और बदले में तुम्हारी बहन का केस लड़ने की बात करता, मगर नहीं, तुम मुझे दिल में भा गई थी और मैं तुम्हारे साथ एक सच्चा रिश्ता चाहता था, इसीलिए शादी का फैसला किया। अब तुम इस शादी जैसे रिश्ते को मजाक बना रही हो, इतनी आसानी से इस डील को खत्म करना चाहती हो। पल्लवी ने गहरी सांस लेकर उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज अब और भी ठहर गई थी। यही तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। मैं अब आपकी पत्नी हूँ और जब तक आप नहीं चाहेंगे मैं कहीं नहीं जा सकती। इस शादी से अपनी मर्जी से जान नहीं छुड़ा सकती, लेकिन आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं जो कह रही हूँ उसे पूरा करके दिखाइए, बदले में मैं खुद आपके सामने आ जाऊंगी और कभी उफ तक नहीं करूंगी। जरूरी तो नहीं कि सिर्फ 1 महीने में आप मुझसे अपने दिल का सुकून पालें। पहले अपना काम पूरा कीजिए, उसके बाद जब तक आपका मन चाहे मुझसे सुकून पाते रहिए, और जब आप मुझसे उब जाएं तब मुझे छोड़ दीजिए। फिर विशाल आर्यन ने गहरी सांस लेकर कहा, बात भरोसा करने या ना करने की नहीं है पल्लवी। असल समस्या ये है कि मेरे अंदर सब्र और बर्दाश्त की बहुत कमी है। तुम खूबसूरत हो, कमसीन हो और सबसे बड़ी बात, अब मेरी पत्नी हो। ऐसे में मैं एक ही छत के नीचे तुम्हें छुए बिना कैसे रह सकता हूँ। खुद पर इतना कंट्रोल रखना मेरे लिए नामुमकिन है। वह लाचारी से उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। पल्लवी ने उसकी आंखों में झांकते हुए ठंडे लहजे में कहा, तो क्या आप इतने कमजोर इंसान हैं? मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। उसके तंज पर विशाल आर्यन एक पल के लिए ठिठक गया। उसने गहरी सांस भरी, फिर बिना कुछ कहे एक ठंडी निगाह डालकर कमरे से बाहर चला गया। बाहर निकलते ही उसके मन में कई पुरानी यादें उभर आई। खूबसूरती हमेशा से उसकी सबसे बड़ी कमजोरी रही थी। हालांकि वह खुद भी बेहतरीन पर्सनैलिटी का मालिक था और उसकी जिंदगी में ना जाने कितनी हसीनाएं आई थी। हर एक के साथ उसने अच्छा वक्त बिताया था और अक्सर वह उनके साथ सारी हदें पार कर जाता था, लेकिन ये सब हमेशा लड़की की मर्जी से होता। वह जबरदस्ती का कभी कायल नहीं था। अगर कोई लड़की खुद उसकी तरफ कदम बढ़ाती तभी वह उसे अपनाता। अगर लड़की राजी ना होती तो वह उसे हाथ भी नहीं लगाता। उसका अतीत ऐसे ही रिश्तों से भरा था, रिश्ते जो कभी जायज नहीं थे। वह लड़कियों की मर्जी से उनके साथ वक्त बिताता और फिर अचानक उन्हें छोड़ देता। शादी उसके लिए हमेशा एक सपना ही रही, ऐसा सपना जिसे उसने कभी सच करने की सोची ही नहीं। किसी लड़की को अपनी जिंदगी में स्थायी तौर पर शामिल करना उसे कभी सही नहीं लगा, लेकिन वक्त बीतते बीतते उसकी दिलचस्पी भी खत्म होने लगी थी। लड़कियों के साथ रंगीनियां अब उसे बोझिल लगने लगी थी। एक लंबे अरसे से उसकी जिंदगी में कोई नया रिश्ता नहीं आया था। फिर एक दिन उसके ऑफिस में मासूम सी पल्लवी आई। कमसीन उम्र, भोली सूरत और बेदाग मासूमियत। उसकी पहली झलक ने ही विशाल के दिल को घायल कर लिया। उसके अंदर दबे पुराने जज्बात अचानक जाग उठे। दिल उसे पाने को मचलने लगा, लेकिन विशाल जानता था कि मिडिल क्लास लड़कियां कभी भी खुलकर गर्लफ्रेंड बनने पर राजी नहीं होती। इसलिए उसने 1 महीने की शादी की शर्त रखी। उसे पूरा यकीन था कि बाकी लड़कियों की तरह कुछ ही समय बाद इसका भी मोह टूट जाएगा, मगर यहाँ तो उल्टा ही हो गया। ये लड़की उसके करीब आने से ही इनकार करने लगी। उसकी आंखों में साफ साफ हिम्मत और जिद दिखाई देती थी। जबरदस्ती करने का ख्याल उसके मन में जरूर आया, लेकिन पल्लवी की सख्त चेतावनी और धमकी ने उसे रोक लिया। विशाल जानता था कि अगर उसने जबरदस्ती की तो इसके नतीजे उसे बहुत महंगे पड़ सकते हैं, और इसलिए मजबूरन वह कुछ समय के लिए खामोश हो गया। मगर उसका इरादा उस लड़की की शर्त मानने का हरगिज नहीं था। उसने सोच लिया था कि अभी वह गुस्से और जज्बात में बहकर ये कदम उठा बैठी है, धीरे धीरे वह खुद ही उसकी संगत के लिए राजी हो जाएगी। विशाल को पूरा यकीन था कि वह उसे किसी न किसी तरह मना ही लेगा। आखिर वह भी एक इंसान था। इंसान के अंदर जज्बात होना लाजमी है। जब सामने खूबसूरत पत्नी मौजूद हो तो खुद पर काबू पाना आसान कैसे हो सकता था। पल्लवी की बहन मनीषा के केस पर भी अब उसने काम शुरू कर दिया था। कुछ ही दिनों में उसे यह अच्छे से अंदाजा हो गया था कि ये केस बेहद पेचीदा हो सकता है, क्योंकि इससे जुड़े लोग बहुत ऊंचे ऊंचे खानदानों से ताल्लुक रखते थे, जिनके सर पर सियासी और सामाजिक दोनों तरह की गहरी पहुंच थी। जिस लड़के का इसमें खास तौर पर नाम सामने आया था, रघु राठौर, वह एक बड़े नेता का बेटा था। ये कोई पहला मौका नहीं था जब वह इस तरह के मामले में फंसा हो। इससे पहले भी वह अपनी ताकत और रसूख के दम पर ऐसे कई केस जीत चुका था, लेकिन विशाल ने ठान लिया था कि इस बार रघु राठौर और उसके साथियों को कानून की गिरफ्त में लाकर ही रहेगा।
जैसे ही केस सोशल मीडिया और जनता की नजरों में आया, हर तरफ हलचल मच गई। जगह जगह रघु राठौर और उसके दोस्तों की गिरफ्तारी और उन्हें सजा दिलाने के नारे लगने लगे। सोशल मीडिया पर भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी मुहिम शुरू हो चुकी थी। हालांकि विशाल ने अब तक पल्लवी को सामने नहीं लाया था, सिर्फ उसकी मां बबीता जी ही मीडिया और लोगों के सामने आई थी। पल्लवी को सामने ना लाने की वजह शायद ये थी कि वह थोड़ा समय के लिए ही, मगर वह उसकी इज्जत बन चुकी थी और विशाल ये हरगिज नहीं चाहता था कि वह दुनिया की निगाहों में आए। ऐसे मामलों में अक्सर मुजरिम की तरफ से पीड़िता और उसके घर वालों पर दबाव बनाया जाता है, उन्हें डराया धमकाया जाता है और केस वापस ले ले। लेकिन विशाल ने पहले ही सब प्लान कर लिया था। बबीता जी के पास अब ऐसी कोई कमजोरी नहीं थी जिस पर पकड़ बनाकर उन्हें डराया धमकाया जा सके। उनकी पूरी हिफाजत विशाल कर रहा था, उन्हें अपने पास ही ले आया था। इस केस में विशाल को बेहद भागदौड़ करनी पड़ रही थी। अगर वह मशहूर वकील ना होता, तो उसके पास मजबूत पारिवारिक बैकग्राउंड ना होता, तो शायद इतने रसूखदार मुजरिमों से लड़ना आसान नहीं होता। उसका बड़ा भाई राजन आर्य आर्मी में एक बड़े ओहदे पर तैनात था, जबकि उसके चाचा पुलिस विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी रह चुके थे। पूरा हफ्ता वह इसी केस में इतना व्यस्त रहा कि अपने फ्लैट तक भी ना जा सका, जहां पल्लवी और उसकी मां रह रही थी। लेकिन एक शाम जैसे ही उसे ऑफिस से थोड़ा वक्त मिला, वह सीधा फ्लैट चला गया। कुछ देर वह बबीता जी के साथ बैठकर केस के बारे में बातें करता रहा, फिर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। पल्लवी वहां मौजूद नहीं थी और विशाल का दिल उसकी संगत के लिए बुरी तरह बेकरार हो रहा था। उसने नौकरानी से पल्लवी को बुलाने को कहा। कुछ ही देर में वह कमरे में दाखिल हुई। काले जॉर्जेट के सूट में उसकी चांदनी जैसी रंगत खूब दमक रही थी। दुपट्टा ढीलेपन से गले में पड़ा था और उसके मासूम नक्श जिस पर विशाल पहले ही फिदा हो चुका था, उस पल और भी दिलकश लग रहे थे। आपने मुझे बुलाया? वह सावधान से अंदाज में दरवाजे पर ही खड़ी पूछ रही थी। विशाल, जो बेड पर लेटा उसे गहरी नजरों में देख रहा था, उठकर बैठ गया और बोला, हाँ इधर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। पल्लवी ने झिझकते हुए कहा, कौन सी बात? केस के बारे में बात करना चाहते हैं क्या? उसका वही सतर्क अंदाज था। वह अपनी जगह पर जमी खड़ी रही। विशाल को गुस्सा तो आया, मगर उसने दबा लिया और मुस्कुराकर बोला, हाँ केस के बारे में ही बात करनी है, आओ। खा तो नहीं जाऊंगा तुम्हें। उसके शब्दों में झुंझलाहट झलक रही थी। पल्लवी ने अपने नाजुक होठों को हल्के से काटा और छोटे छोटे कदम उठाते उसके करीब आ गई। विशाल ने उसे बेड पर बैठने का इशारा किया। जैसे ही वह बैठी, विशाल तुरंत उठकर दरवाजे की तरफ गया और उसे अंदर से लॉक कर दिया। यह देखकर पल्लवी का दिल हलक में आ गया और वह घबराकर बोली, दरवाजा क्यों बंद कर दिया आपने? विशाल ने उसकी आंखों में झांकते हुए भारी आवाज में कहा, इतना घबरा क्यों रही हो? शादी हुई है हमारी, मैं कोई गैर नहीं हूँ तुम्हारे लिए। उसकी गहरी नजरें और पास आते कदमों ने पल्लवी को और भी सहमा दिया। उसने बदहवासी में इधर उधर देखा, मगर कोई रास्ता नजर नहीं आया। सामने बस कुछ इंच की दूरी पर खड़े विशाल की आंखों के इरादे साफ झलक रहे थे। उसे पता था कि चीखने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। कमरा साउंड प्रूफ था और अगर ना भी होता तो वह मां के सामने सच उजागर नहीं कर सकती थी। उसने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करते हुए कहा, देखिए सर, आपके जो भी इरादे हैं उनसे बाज आ जाइए। मेरी शर्त पूरी किए बिना आप मुझे छू नहीं सकते। मगर विशाल पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह और भी करीब आ चुका था, यहाँ तक कि उसकी सांसों की गर्मी और बदन से उठती महके परफ्यूम की खुशबू पल्लवी को साफ महसूस होने लगी। उसने उसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, धमकियां दी, मिन्नतें की, लेकिन विशाल बुरी तरह जज्बातों में डूब चुका था। उसने एक झटके से उसे अपनी मजबूत बाहों में भर लिया और उसका नरम दूधिया वजूद अपनी छाती से सटा दिया। उसके होठ बेसब्री से उसकी गर्दन को छूने लगे और उसकी आंखें शिद्दत जज्बात से लाल हो उठी। इस वक्त पल्लवी एक सहमी हुई हिरनी जैसी लग रही थी, मगर असलियत ये थी कि वह खुद ही इस दलदल में आ फंसी थी। अब जब फंस चुकी थी तो रोने या चीखने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं था। गलती विशाल की नहीं थी, उसने तो पहले ही सब कुछ साफ साफ बता दिया था। उसे किसी धोखे में नहीं रखा था। गलती तो खुद पल्लवी की थी। अगर उसे अपनी शर्त पर अड़िग रहना था तो उसे शादी से पहले ही विशाल को बता देना चाहिए था। और अब जब वह अपने ही बुने जाल में फंस चुकी थी, तो शिकारी का शिकार बनने से खुद को रोक पाना उसके बस में नहीं रहा।
थोड़ी देर तक पल्लवी ने खुद का बचाव करने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे उसने ये कोशिश भी छोड़ दी और अपना वजूद विशाल की बाहों में ढीला छोड़ दिया। हालांकि उसके चेहरे पर अभी भी हल्का सा डर था, क्योंकि वह इस तरह के किसी भी रिश्ते के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थी। उसने कभी ये नहीं सोचा था कि शादी के बाद ये सब उसके साथ हो सकता है। उसके चेहरे पर फैला डर, उसकी कांपती सांसें, उसके नाजुक वजूद के कंपन को महसूस करके विशाल के दिल में एक झटका जरूर लगा। फिर जैसे ही उसने उसे अपनी बाहों में महसूस किया, विशाल के लबों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने पल्लवी के गालों को अपनी उंगलियों से छूते हुए बहुत ही मदहोश अंदाज में कहा, मुझे पता है तुम इस वक्त डर रही हो, लेकिन तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुम्हें मैं सिर्फ एक बार नहीं, बार बार पाना चाहता हूँ। नाजुक फूलों की खुशबू को महसूस किया जाता है, उन्हें मसल कर फेंक नहीं दिया जाता। अपने दिल और दिमाग से सारा डर निकाल दो। मैं इन खूबसूरत पलों में सिर्फ तुम्हारा साथ चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें मेरी संगत में सुकून मिलेगा। ये कहते हुए उसने झटके से पल्लवी को अपनी बाहों में समेट लिया। लाइट बंद करते हुए वह उसे बेड पर लेकर आया, उसके गले में पड़े दुपट्टे को धीरे से साइड पर रख दिया और पूरी तरह उसके ऊपर आकर उसकी नरमी और नाजुकता को महसूस करने लगा। पल्लवी ने खुद को बचाने की हर कोशिश की, उसने हल्के हल्के धक्के दिए, पीछे हटी, लेकिन विशाल पर किसी भी चीज का असर नहीं हुआ। वह इतना करीब था कि उसकी सांसों की गर्मी, उसके शरीर से आती कीमती परफ्यूम की खुशबू पल्लवी तक पहुंच रही थी। हर कोशिश व्यर्थ गई। पल्लवी अब पूरी तरह उसके जज्बातों के सामने नतमस्तक थी। सुबह जब विशाल की आंख खुली और नशा उतर गया, तो उसने रोती हुई पल्लवी को देखा और शर्मिंदा हो गया। वह उससे माफी मांगना चाहता था, लेकिन पल्लवी उसका हाथ झटककर कमरे से बाहर चली गई। विशाल ने खुद को तसल्ली दी और उसे शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार पल्लवी उसकी पत्नी है। उसे रात के बाद वह 2 दिन तक अपने फ्लैट वापस नहीं आया। हाँ, वह नौकरानी से फोन पर पल्लवी की खबर लेता रहा। 2 दिन के बाद केस की पहली पेशी थी, जिसमें पल्लवी और उसकी मां को अदालत में उपस्थित होना जरूरी था। विशाल खुद उन्हें लेने गया और पल्लवी से केस से संबंधित कई सवाल जवाब किए, लेकिन पल्लवी का अंदाज उखड़ा हुआ था, जिसकी वजह विशाल को पूरी तरह पता थी। पहली पेशी के बाद पल्लवी की मां बबीता जी अदालत नहीं जा सकी। एक रात जब वह सोई तो सुबह उन्हें मृत अवस्था में पाया गया। पल्लवी का रो रो कर बुरा हाल था। विशाल ने उसे संभालने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। मां की मौत ने पल्लवी को तोड़कर रख दिया था। पल्लवी बार बार कहती रही, मैं इसी उम्मीद पर जी रही हूँ कि मेरी बहन के मुजरिमों को आप सजा दिलवाएंगे और मैं अपनी आंखों से देखूंगी, तभी मुझे सुकून मिलेगा। विशाल ने बड़े यकीन से जवाब दिया, ऐसा ही होगा। मैं ये केस जीत कर दिखाऊंगा। लेकिन पहली बार विशाल का दावा नाकाम साबित हुआ। वह केस हार गया। उसे 100% उम्मीद थी कि वह जीत जाएगा। उसने तो मुलजिम के खिलाफ तमाम सबूत पहले ही इकट्ठा कर लिए थे, मगर मुलजिम ने रातों रात जज को खरीदकर फैसला अपने पक्ष में करवा लिया। विशाल को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने मजबूत सबूत होने के बावजूद कानून उसे हारने पर मजबूर कर रहा था। विशाल आर्यन को एक गहरा झटका लगा। पल्लवी का रिएक्शन बहुत खतरनाक था। उसने उसका गिरेबान पकड़कर जोर से चिल्लाते हुए कहा, विशाल आर्यन, तुमने मुझे धोखा दिया, मेरा वजूद जबरदस्ती हासिल करके अपना मतलब पूरा किया और मेरी बहन के केस को हारने के लिए दूसरी पार्टी से रिश्वत ली। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। पल्लवी फूट फूट कर रो पड़ी। विशाल ने उसे समझाने की हर संभव कोशिश की कि उसने उसे धोखा नहीं दिया, ना ही रिश्वत ली, लेकिन पल्लवी मानने को तैयार नहीं थी। विशाल के रोकने के बावजूद उसने उसे बुरा भला कहा और अपने गुस्से में घर चली गई। उसके जाने के बाद विशाल बेचैन हो गया। एक तरफ केस हारने का दुख था और दूसरी तरफ पल्लवी की बदगुमानी और चले जाने का दर्द। अगले दिन दिल के हाथों मजबूर होकर वह उसके घर पहुंचा, लेकिन उसे वहां जाकर भी परेशान होना पड़ा। मोहल्ले वालों ने बताया कि पल्लवी वहां आई ही नहीं। विशाल ने उसे ढूंढना शुरू किया, क्योंकि वह उसकी पत्नी थी और वह ऐसे कैसे उससे लापरवाह हो सकता था। 2 दिन की खोजबीन के बाद पल्लवी तो नहीं मिली, लेकिन उसे एक छोटा सा सुराग मिला। जिस दिन पल्लवी उसके घर से निकली थी, रोड पर एक काली गाड़ी उसके सामने आई। उसमें मौजूद कुछ नकाबपोश लोगों ने उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठा लिया। ये सीन सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया। ये जानकर विशाल आर्यन गुस्से से बिफर उठा।
उसे तुरंत समझ में आ गया कि ऐसी हरकत केवल रघु राठौर ही कर सकता है। पल्लवी जब तक घर में थी सुरक्षित थी, लेकिन जैसे ही बाहर निकली घात लगाए शिकारियों ने उसे पकड़ लिया। विशाल को ये समझ नहीं आ रहा था कि बिना सबूत के रघु राठौर के गिरबान पर हाथ कैसे डाले। अगर ये खबर मीडिया तक पहुंच जाती तो उसकी अपनी ही बदनामी होती। सोच विचार करने के बाद उसने अपने बहुत करीबी दोस्त राजीव से मदद ली। राजीव ने उसे समझाया कि अगर तुम पल्लवी को वापस पाना चाहते हो तो तुम भी उसकी बहन को उठा लो, ताकि रघु राठौर से डील की जा सके। रघु राठौर की बहन भी पल्लवी की ही हम उम्र थी। कई दिनों की निगरानी के बाद विशाल इसमें सफल हो गया। रघु राठौर से संपर्क करके कहा कि अगर तुम अपनी बहन को वापस चाहते हो तो मेरी पत्नी मेरे हवाले कर दो। शुरू में रघु राठौर पागल कुत्ते की तरह प्रतिक्रिया करने लगा। उसे इस बात से भी गुस्सा आया कि विशाल ने उसकी बहन को उठाया, लेकिन जब विशाल ने उसे गंभीर परिणामों की धमकी दी तब जाकर रघु सामान्य हुआ। फिर उसने पल्लवी को अपनी कैद से आजाद कर दिया। पल्लवी को सुरक्षित पाकर विशाल की जान में जान आई। वह जब बेडरूम में दाखिल हुआ तो देखा कि पल्लवी घुटनों में सिर दिए बुरी तरह रो रही थी। वह उसके पास जाकर बैठा और प्यार से उसका नाम पुकारा, मगर ना तो पल्लवी ने कोई जवाब दिया, ना ही उसके रोने में कोई कमी थी। विशाल ने धीरे से उसके बाजू पर हाथ रखा तो वह यूं उछली जैसे उसे करंट लगा हो। हाथ मत लगाओ मुझे, वरना बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा आपको। सूजी हुई लाल आंखों और गालों में बहते आंसुओं के साथ वह गुस्से से उंगली उठाकर विशाल को चेतावनी दे रही थी। देखो पल्लवी, तुम बेकार में ही मुझ पर गुस्सा कर रही हो। मैंने हर मुमकिन कोशिश की थी, मगर मुजरिम बहुत चालाक थे। उन्होंने बहुत सफाई से केस अपने हक में ले लिया। विशाल ने सफाई देनी चाहिए, मगर पल्लवी ने उसकी बात बीच में ही काट दी। सफाई देने की जरूरत नहीं। जो इंसान आज तक कोई केस नहीं हारा, वह मेरा केस कैसे हार गया? सिर्फ इसीलिए ना कि मैं भारी फीस नहीं दे सकी और मुजरिमों ने आपकी जेब गरम कर दी। आपने जानबूझकर केस हार दिया। जस्ट शट अप। उसके फिर से रिश्वत के इल्जाम पर विशाल के तन बदन में आग लग गई। अचानक उसका हाथ उठा और पल्लवी के नाजुक गाल पर जा पड़ा। वह गाल पर हाथ रखे हैरानी से देखती रह गई। अगले ही पल वह चेहरे पर दोनों हाथ रखकर जोर जोर से रोने लगी। विशाल ने गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को काबू किया। कुछ देर बाद जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो पल्लवी को रोता देख शर्मिंदगी ने उसे घेर लिया। सॉरी यार, तुम्हें गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे दौलत की कोई कमी नहीं है। आज तक मैंने कभी हराम का पैसा नहीं कमाया। प्लीज ये दोबारा मत सोचना कि मैं रिश्वतखोर हूँ। मैं ये इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर पाता। वह बालों में हाथ फेरता हुआ बेबसी से बोला। पल्लवी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस रोती रही। विशाल उसके करीब आकर बैठ गया। प्लीज पल्लवी, रोना बंद करो। मैं वादा करता हूँ इस केस को दोबारा अदालत में दायर करूंगा और इस बार उन्हें जीतने नहीं दूंगा। तुम्हारी दीदी को इंसाफ जरूर मिलेगा। वह तसल्ली भरे अंदाज में बोला, मगर पल्लवी भड़क कर बोली, नहीं चाहिए इंसाफ, ना ही मुझे अब भरोसा है आपकी किसी भी बात पर। मुझे अपने घर जाना है अभी और इसी वक्त। वह रोते हुए उठ बैठी। विशाल परेशान हो गया। अब तुम इस घर से नहीं जाओगी पल्लवी, बाहर तुम सुरक्षित नहीं हो। देख लिया ना तुमने। तुम्हें तो मेरा धन्यवाद करना चाहिए कि तुम मेरी पत्नी थी। इसी वजह से अगवा करने के बावजूद रघु राठौर ने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वह जानता था कि अगर ऐसा कुछ करता तो मेरे हाथों बच नहीं पाता। आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। चाहे अब वह दोबारा मुझे अगवा कर ले या फिर जान से ही क्यों ना मार दे, आपको कोई लेना देना नहीं। और ना ही मैंने पहले आपसे कहा था कि मुझे बचाने आओ। सो अपने काम से काम रखिए और मेरी जान छोड़ दीजिए। वह गुस्से से बोली, कैसे अपने काम से काम रखूं? पत्नी हो तुम मेरी। विशाल ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, पत्नी हो तो तलाक देकर ये रिश्ता खत्म कर दें। पल्लवी ने बिना सोचे समझे कह गई। फिजूल की बातें करके मुझे गुस्सा दिलाकर दोबारा हाथ उठाने पर मजबूर मत करो। विशाल के माथे पर बल पड़ गए। कुछ गलत नहीं कहा मैंने। 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, अब खत्म हो गया 1 महीना। सो आजाद करें मुझे। इंसाफ तो मेरी बहन को आप दिला ही चुके हैं, पल्लवी ने तंजिया अंदाज में कहा। विशाल ने अपने होठ भींचे और कुछ पल सर्द अंदाज में बोला, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली बात, उस शर्त को भूल जाओ। जब तुम्हारा काम मैं नहीं कर पाया तो इस कॉन्ट्रैक्ट वाली शर्त की भी अब कोई अहमियत नहीं। वह उससे नजरें चुराते हुए बोला, हालांकि सच तो ये था कि उसका दिल उसे छोड़ने के लिए राजी ही नहीं था। क्या मतलब? पल्लवी ने हैरानी से उसे देखा। मतलब ये कि तुम मेरी पत्नी हो और अब हमेशा रहोगी। विशाल ने पल्लवी की आंखों में आंखें डालकर पूरी सच्चाई के साथ कहा।
पल्लवी ने तुरंत कहा, अगर मुझे डिवोर्स नहीं देंगे तो मैं अदालत के जरिए आपसे तलाक लूंगी। यह बात उसके दिमाग में आई, वह एकदम कह गई जबकि विशाल के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। एक वकील को धमकी दे रही हो और बिना फीस के मेरे बगैर तुम्हारा केस लड़ेगा कौन? और मैं अपने खिलाफ तो कम से कम तुम्हारा केस हरगिज नहीं लड़ने वाला। विशाल ने शरारती अंदाज में कहते हुए उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया। ठीक है, नहीं देना तलाक तो मत देना, मगर इतना याद रखिए मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, चली जाऊंगी यहाँ से। पल्लवी ने विशाल को धमकी दी। मैंने मेन गेट पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है, फिर भी तुमने इस घर से बाहर कदम निकाला तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़कर रख दूंगा। विशाल गुस्से से घूरते हुए उसे वार्निंग दे रहा था। वह पैर पटकती हुई दूसरे कमरे में चली गई। विशाल बेड पर लेटकर सोचने लगा कि वह उस पर ज्यादा ही सख्ती भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके सख्ती से पल्लवी उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगेगी। अभी कुछ देर पहले जो हाथ उठाया उसका भी उसे पछतावा हो रहा था। अगले कई दिनों तक वह उससे मनाने की कोशिश करता रहा, मगर पल्लवी किसी भी तरह मान नहीं रही थी। विशाल दिल के हाथों मजबूर था, क्योंकि इन दिनों जब वह उसे ढूंढ रहा था तब उसे बुरी तरह एहसास हुआ कि वह तो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था। जो 1 महीने की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी उसे भुलाए, अब वह उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारने का इरादा रखता था, मगर वह उसके साथ रहने को तैयार नहीं थी और बार बार घर जाने की रट लगाए हुए थी, जिस पर विशाल के सब्र का पैमाना भर चुका था। गुस्से में एक बार फिर वह उसे अपनी संगत की सजा दे बैठा। हालांकि विशाल ने सोचा था कि जब तक पल्लवी का दिल उसकी तरफ साफ नहीं हो जाता वह उसके करीब अब दोबारा नहीं जाएगा। लेकिन अपने दिल का क्या करता जो बार बार पल्लवी के लिए मचलता था। उस दिन भी वह उस पर चीख चिल्ला रही थी, गुस्सा कर रही थी। जब आगे बढ़कर विशाल ने उसे अपनी बाहों में समेटा और उसके होठों पर अपने प्यार की मोहर लगाते हुए उसे खामोश किया, तो धीरे धीरे वह उसके वजूद में खोने लगा। जबकि पल्लवी की नफरत और बदगुमानी उसके लिए और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। सुबह जब वह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था तब भी वह बुरी तरह रो रही थी, नजरें चुराए उसे देख रही थी, और जब वह ऑफिस से आया तब भी उसे रोते हुए पाया। अब तो विशाल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वह गुस्से से बुरी तरह झुंझला उठा। आखिर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है पल्लवी? हमारे बीच जायज रिश्ता है, अगर तुम्हारे करीब आया हूँ तो कौन सा पाप कर दिया? मेरी मर्जी के बिना क्यों आए? पल्लवी रोते हुए चिल्लाई। तुम बहुत घटिया और हवस परस्त इंसान हो। विशाल का दिमाग घूम गया। उसे गुस्सा कम आता था, मगर जब आता तो बहुत तेज आता था। क्या कहा? मैं हवस परस्त हूँ? विशाल ने गुस्से के आलम में उसकी कलाई को अपनी सख्त पकड़ में जकड़ते हुए जोर से झटक दिया। पल्लवी की दर्द के मारे चीख निकल गई। दोबारा मेरे लिए ऐसे घटिया शब्द इस्तेमाल किए तो फिर अपना हाल देखना। वह उसे सोफे पर धकेल कर दहाड़ा। पल्लवी डर से जबान बंद कर बैठी और फिर दोबारा विशाल से बदतमीजी नहीं की, मगर सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी। विशाल ने कई बार डॉक्टर के पास चलने को कहा, मगर वह राजी नहीं होती थी। एक दिन वह डॉक्टर को घर पर ही ले आया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद खुशखबरी सुनाई कि आप पिता बनने वाले हैं। विशाल बहुत खुश हुआ, मगर पल्लवी गुमसुम हो गई। विशाल पर उसका गुस्सा और नफरत अभी भी कम नहीं हुआ था, और कोख में उसकी निशानी भी आ गई थी। पल्लवी का गुस्सा और डर उसके वजूद को जलाने लगा। उसने बड़ी मुश्किलों से अपनी हालत पर काबू पाया और विशाल के सामने खामोश रही, वरना उसका दिल तो कर रहा था कि वह उस इंसान का गला दबा दे जिसने उसे धोखा देकर इस झंझट में फंसा दिया है। आखिर उसकी उम्र ही क्या थी? सिर्फ 18 साल। उसने दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि वह उसके इरादों पर पानी फेर कर रहेगी। दूसरी तरफ विशाल ना सिर्फ बाप बनने की खबर से खुश था, बल्कि अब उसे अपने परिवार से भी परिचित कराने का सोच रहा था। उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी दादी और दादा और एक भाई था। माँ बाप का तो सालों पहले एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। उसके बाद दादा दादी ने ही उसके और उसके भाई को पाल पोस कर बड़ा किया था। उसके भाई राजन आर्य 1 साल पहले आर्मी से रिटायरमेंट लेकर अपनी फैमिली के साथ अमेरिका चले गए थे। वह जानता था कि जब वह दादा दादी को अपनी शादी के बारे में बताएगा तो उसे बहुत डांट सुनने को मिलेगी, मगर उसके दादा दादी भी उसके भाई के पास अमेरिका गए हुए थे। विशाल ने सोचा जैसे ही दादा दादी अमेरिका से वापस आएंगे वह उन्हें अपनी शादी के बारे में बता देगा।
और वह दिमागी तौर पर हर डांट के लिए खुद को तैयार कर चुका था। रात को ही उसने पल्लवी से कहा था, थोड़े दिन में मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाऊंगा, अपनी फैमिली के पास। पल्लवी जवाब में बिल्कुल खामोश रही। विशाल नहीं जानता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि अब वह किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं दे रही थी। वह खामोश और सोच में गुम रहती थी, यहाँ तक कि उसके करीब आने पर भी उसे दूर जाने की कोशिश नहीं करती थी, बल्कि बहुत ही सुकून से उसकी बाहों में खुद को ढीला छोड़ देती थी। एक दिन जब वह सोकर उठा तो अपना मोबाइल ऑन किया तो हैरान रह गया। उसके फेसबुक अकाउंट में एक ऐसी पोस्ट की गई थी जो उसके करियर की तबाही का कारण बन सकती थी। पोस्ट में लिखा था, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने मनीषा केस में मुलजिमों से रिश्वत ली थी, जिसकी वजह से जानबूझकर मुझे हारना पड़ा। पोस्ट को किए 10 घंटे हो चुके थे और अब तक हजारों लोगों ने उसे देख लिया था और कमेंट भी कर चुके थे। वह तुरंत समझ गया कि ये किसकी हरकत हो सकती है। रात को सोने से पहले उसने किसी वजह से अपने मोबाइल का पासवर्ड हटा दिया था, फिर उसे वापस लगाना भूल गया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उसके सोने के बाद पल्लवी को ये मौका मिल गया और उसने वह पोस्ट कर दी। उसके दोस्त, उसके क्लाइंट्स, हर कोई जानना चाहता था कि क्या वाकई में ही उसने ऐसा किया था। विशाल ने तुरंत पोस्ट डिलीट कर दी और एक दूसरी पोस्ट करके बताया कि मेरा अकाउंट कुछ घंटे के लिए हैक हो गया था। जिसने हैक किया उसी ने ये हरकत की। पल्लवी ये हरकत करने के बाद अंदर ही अंदर डरी हुई थी, लेकिन वह हैरान रह गई कि उसकी इस हरकत के बाद विशाल ने उसे कुछ भी नहीं कहा। शायद वह इस तरह खुद को अच्छा दिखाकर ये साबित करना चाहता था कि वह उसे कितना प्यार करता है। पल्लवी ने सोचा, मैं तो उसे ऐसी सजा दूंगी कि वह अपने किए पर पछताएगा। लेकिन ये नफरत उसके दिल में ही सीमित थी। विशाल उसका हर मुमकिन ख्याल रखता था, लेकिन साथ ही उसकी कड़ी निगरानी भी करता था। क्योंकि उसे पल्लवी पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसे अकेले बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। जब भी चेकअप के लिए जाना होता तो वह खुद ही उसे लेकर जाता था। एक दिन वह ऑफिस में था जब अचानक पल्लवी ने उसे फोन करके पार्क जाने की इजाजत मांगी। उसका कहना था कि घर में पड़े पड़े उसका दम घुट रहा है। ना चाहते हुए भी विशाल ने उसे इजाजत दे दी, लेकिन उसने नौकरानी को फोन करके पल्लवी का खास ध्यान रखने को कहा था। लेकिन पल्लवी नौकरानी को बड़ी ही सफाई से चकमा देकर फरार हो गई। जब विशाल आर्यन को ये पता चला तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वह ये नहीं समझ पा रहा था कि ये लड़की अपनी ही दुश्मन क्यों बनी हुई है। इस बार वह अकेली नहीं थी, उसकी कोख में विशाल आर्यन की औलाद भी थी, जिसकी वजह से वह खुद को हर पल मरता हुआ महसूस कर रहा था। पहले तो उसने उसे अपने तरीके से ढूंढने की कोशिश की, फिर नाकामी पर अपने एक पुलिस ऑफिसर दोस्त की मदद भी ली, मगर 1 महीना गुजर गया, पल्लवी का कुछ पता नहीं चला। वह ऐसे गायब हुई जैसे जमीन ने उसे निगल लिया हो या आसमान में कहीं खो गई हो। विशाल बहुत दर्द में जिंदगी गुजार रहा था। उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि अगर उसे एक बार वह मिल जाए तो उसे ऐसी सजा दूंगा कि वह दोबारा इस तरह की हरकत करने के काबिल ना रहेगी। उसे पल्लवी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर वह उसके सामने होती तो सारा गुस्सा निकाल देता। उसे ढूंढते हुए ऐसे ही कुछ दिन और गुजर गए और वह पल्लवी को ढूंढने में नाकाम रहा। फिर एक दिन पुलिस को एक लड़की की बॉडी मिली जो प्रेग्नेंट थी। चेहरा पहचान के लायक नहीं था, मगर बाकी पहचान उसके कपड़े बता रहे थे। उस लड़की की बॉडी पर वही कपड़े थे जो पल्लवी पहनकर घर से फरार हुई थी। पल्लवी की ही बॉडी थी। ये खबर सुनकर विशाल आर्यन बहुत रोया। उसे रोता देखकर आसपास मौजूद लोगों की आंखें भी भीग गई। यह गम उस मजबूत पर्सनैलिटी और अपने गुस्से के लिए मशहूर वकील के दिमाग पर भारी पड़ गया था। उसके दोस्त उसे घटना स्थल पर मुश्किल से उठाकर लाए। ये गम उसके दिमाग पर इतना सवार हुआ कि उसने खुद को अपने कमरे में कैद कर लिया। लेकिन धीरे धीरे दादा और दादी की कोशिशों से वह सामान्य हुआ और अपने काम में खुद को पूरी तरह बिजी कर लिया। लेकिन इस सब के बावजूद वह पल्लवी और अपने बच्चे की यादों को दिमाग से निकाल नहीं पाया था। वह एकदम टूटकर रह गया था। ना किसी से बात करता, ना हंसता, ना मुस्कुराता, बस जिंदगी को जैसे बोझ की तरह धकेल रहा था। 3 साल गुजारने के बावजूद वह पल्लवी को किसी भी तौर भूलने में नाकाम रहा। दादा और दादी जब भी उसे शादी के लिए कहते वह नाराज हो जाता। यहाँ तक कि दादा उसकी शादी की हसरत लिए इस दुनिया से चल बसे। एक दिन जब वह ऑफिस से घर आया तो दादी उसके सामने वही टॉपिक लेकर बैठ गई। विशाल, आखिर कब तक यूं घूमते रहोगे? 32 साल के हो गए हो, ना जाने किस वक्त मेरी आंखें बंद हो जाएं।
मैं तुम्हारे बच्चे को अपनी गोद में खिलाकर इस दुनिया में जाना चाहती हूँ। मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो बेटा। दादी ने उसके सामने हाथ फैला दिए। विशाल ने गहरी सांस लेकर उन्हें दुख से देखा। आप जानती हैं ना दादी, मैंने शादी कर ली थी। मेरी तो औलाद भी इस दुनिया में आने वाली थी, मगर मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी जो मुझे खुशी रास नहीं आई। अब मैं दोबारा ये तजुर्बा नहीं दोहराना चाहता बेटा। जरूरी तो नहीं हर लड़की एक जैसी निकले। उसने तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं की, तुम्हारा कहना नहीं माना और देखो सजा पाली। अब तुम खुद को तन्हा रखकर अपनी दादी को तो सजा मत दो, जिसने तुम्हें कितनी मुश्किलों से पाल पोस कर बड़ा किया है। दादी अपनी बात कहकर मुंह पर दुपट्टा रखकर रोने लगी। विशाल ने बेबसी से कुछ पल उन्हें देखा, फिर हार मानते हुए बोला, प्लीज दादी रोइए मत, आप जो कहेंगी वही होगा। यह बात उसने दिल पर पत्थर रखकर कही, मगर दादी को बड़ी खुशी मिली। उन्होंने फौरन ही उसके लिए लड़कियां देखना शुरू कर दी और जिस दिन उन्होंने उसके लिए लड़की फाइनल की, उसी दिन उसके पास मनीषा जैसा एक और केस आया था। इस बार भी मुस्लिम रघु राठौर और उसके दोस्त ही थे जिन्होंने पलक नाम की लड़की का इस्तेमाल किया था। लड़की ने अपनी जान लेने की कोशिश की थी, मगर बच गई थी। उसके घर वालों ने विशाल आर्यन को इस केस के लिए हायर किया। मनीषा की तरह वह गरीब घर की लड़की नहीं थी। विशाल आर्यन एक नए इरादे से इस केस में लग गया। इस बार वह रघु राठौर को बचने का कोई मौका नहीं देना चाहता था। अगर इस बार वह कानून की पकड़ में आ जाता तो मनीषा को भी इंसाफ मिल जाता, जिसके लिए विशाल हमेशा गिल्टी फील करता था और जिसकी वजह से उसे अपनी मोहब्बत को खोना पड़ा था। इस बीच उसकी शादी के फंक्शन शुरू हो चुके थे। सोशल मीडिया पर इसको कवरेज मिल रहा था, मगर इस केस की वजह से उसके पास अपनी शादी के फंक्शन अटेंड करने का वक्त नहीं था। इसी वजह से दादी भी उससे बहुत नाराज थी, लेकिन उसका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने केस पर था। जिस दिन उसकी बारात थी, उस दिन भी मुश्किल से टाइम निकालकर वह शादी हॉल पहुंचा था। शादी से पहले दादी ने उसे उसकी मंगेतर मोना की तस्वीर दिखाई थी। विशाल ने उस तस्वीर को बस सरसरी नजर से देखा और चुपचाप रख दिया। दादी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि बेटा एक बार मोना से मिल लो, लड़की बहुत अच्छी है। लेकिन विशाल के पास वक्त ही नहीं था। उसकी जिंदगी इस कदर उलझ चुकी थी कि उसे यह जानने की फुर्सत ही नहीं मिली कि यह मोना नाम की लड़की असल में कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका मिजाज किस तरह का है। शादी वाली रात ही उसे अंदाजा हो गया। मोना बेहद खूबसूरत थी और साथ ही बोल्ड भी। जिस तरह उसने बेबाकी से विशाल का सामना किया और खुद को उसकी बाहों में डाल दिया, उससे विशाल को उसके नेचर की झलक साफ मिल गई। वह किसी झिझक या संकोच वाली लड़की नहीं थी, बल्कि खुलकर जीने वाली इंसान थी। मगर अजीब बात यह थी कि विशाल का दिल उसके प्रति खींचा नहीं। मोना की ये बेबाकी उसके मन को लुभाने की बजाय और भी दूर धकेल रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार पल्लवी का चेहरा उभर आता। उसका मासूमियत से शर्मा जाना, आंखें झुका लेना और जरा सी बात पर गालों पर खिल उठने वाली लाली। मोना के साथ होते हुए भी विशाल का दिल पल्लवी को ही याद करता रहा। वह सोचता, काश वो मेरी जिंदगी में होती तो ये औरत उसकी जगह कभी ना लेती। शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे, मगर विशाल पहले से ही मोना की आदतों से परेशान होने लगा था। ऑफिस में होता तो मोना लगातार फोन पर फोन करती, हर छोटी बड़ी बात के लिए कॉल करके उसके नाक में दम कर देती। घर पर होता तो हर वक्त उसके इर्द गिर्द मंडराती रहती, जैसे उसे जरा भी अकेला छोड़ना गुनाह हो। हर समय शिकायत करती कि विशाल उसे समय नहीं देता, हर दूसरे दिन घूमने या बाहर जाने की जिद करती। ये सब बातें विशाल को चिढ़ाने लगी। असल में वह पहले ही अपने केस की वजह से मानसिक दबाव में था। रघु राठौर का केस उसके लिए जुनून बन चुका था। इस बार वह किसी भी हाल में हारना नहीं चाहता था। लड़की के घर वालों को रघु राठौर के गुंडे लगातार ब्लैकमेल कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे ताकि केस वापस ले लिया जाए, मगर विशाल ने उन्हें ऐसा करने से रोक रखा था। वह खुद पर्सनली उनकी सुरक्षा करता ताकि वे डर कर पीछे न हटे। जब रघु राठौर ने देखा कि उसके सारे दाव उल्टे पड़ रहे हैं, तो उसने विशाल आर्यन पर हमला करवा दिया, मगर किस्मत से विशाल बच गया। ये घटना सोशल मीडिया पर छा गई। लोग विशाल के बहादुरी और जज्बे की बातें करने लगे। इसी दौरान विशाल का भाई राजन आर्य, जो अमेरिका में रहता था, इस केस की खबर पाकर भारत लौट आया। राजन का आना विशाल के लिए बड़ी ताकत साबित हुआ। वह सिर्फ उसका भाई ही नहीं था, बल्कि ऊंचे लोगों में गहरी पहुंच भी रखता था। राजन ने अपने संबंधों का इस्तेमाल करते हुए
रघु राठौर के बाप की तमाम कोशिशों पर पानी फेर दिया। नतीजा ये हुआ कि विशाल पर कार्रवाई हुई। हमले के जुर्म में रघु राठौर को गिरफ्तार कर लिया गया। जब वह सलाखों के पीछे पहुंचा तो विशाल के लिए पलक और मनीषा दोनों ही केस के सबूत इकट्ठा करना आसान हो गया। उसने मेहनत से एक एक सबूत जुटाया और अदालत में पेश कर दिया। इस बार सबूत इतने मजबूत थे कि रघु राठौर की गर्दन कानून के शिकंजे में कस गई। मनीषा का केस भी दोबारा खुल गया और विशाल का पुराना बोझ हल्का होने की उम्मीद जगी। रघु राठौर के बाप की लाख कोशिशों के बावजूद भी अदालत ने रघु राठौर को 20 साल की कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना सुनाया। उसके दोस्तों को भी 20-20 साल की कैद और 10-10 लाख रुपए जुर्माना हुआ। ये फैसला विशाल के लिए किसी जीत से कम नहीं था। उस दिन वह बेहद खुश था, लेकिन खुशी के आंसुओं में कहीं न कहीं पल्लवी की यादें भी घुली हुई थी। केस जीतने की खुशी में उसने उसे बहुत याद किया और रो भी पड़ा। मोना उस शाम पार्टी की जिद करने लगी। पहली बार विशाल ने दिल से मुस्कुराते हुए हामी भरी और वादा किया कि वह ऑफिस से जल्दी लौटकर उसे बाहर ले जाएगा। ऑफिस पहुंचते उसे कुछ ही देर हुई थी कि उसकी सेक्रेटरी ने बताया कि सर, एक लड़की आपसे मिलने आई है। वह कहती है कि उसका आपसे किसी केस का काम नहीं है, बल्कि कोई पर्सनल बात करनी है। विशाल ने चौंक कर पूछा, अपॉइंटमेंट लिया है? तो उसने जवाब दिया, नहीं सर, अपॉइंटमेंट नहीं है। कुछ पल सोचने के बाद विशाल ने सिर हिलाया, ठीक है, उसे अंदर भेज दो। जैसे ही वह लड़की कमरे में दाखिल हुई और विशाल ने उसकी ओर नजर उठाई तो जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अपनी जगह पर पत्थर बनकर रह गया। उसकी आंखें यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसके सामने पल्लवी खड़ी थी, वही पल्लवी जिसे वह मरा हुआ समझकर सब्र कर चुका था। वह उसके सामने जिंदा खड़ी थी। तुम? विशाल के होठ कांपे। वह बहुत मुश्किल से अपनी जगह से उठा और उसके करीब आया। पल्लवी नजरें झुकाए खड़ी थी, होठ काट रही थी। विशाल की आंखें उसे देखी जा रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। विशाल का अपनी टांगों पर खड़ा रहना मुश्किल हो गया और वह गहरी सांस लेते हुए कुर्सी पर बैठ गया। विशाल की निगाहों में अब भी अविश्वास था, जिसे देखकर पल्लवी शर्मिंदा हो गई। फिर धीरे धीरे उसने बोलना शुरू किया। उसने बताया कि किस तरह वह अचानक उसका घर छोड़कर अपनी दूर की मौसी के पास दूसरे शहर चली गई थी ताकि विशाल उसे ढूंढ ना पाए। उसने कहा कि पूरे 2 साल तक वह उससे नफरत करती रही, लेकिन जब उसे खबर मिली कि विशाल ने रघु राठौर को सजा दिलवाई है तो उसके दिल का बोझ हल्का हुआ। वही उसे मजबूर कर रहा था कि वह विशाल के सामने आए, उसे धन्यवाद दे और अपनी गलतियों की माफी मांगे। वह धीमे धीमे बोल रही थी और विशाल पत्थर की तरह जमे हुए उसे सुन रहा था। फिर पल्लवी ने एक और राज खोला और बोली, विशाल, मेरी एक बेटी भी है। ये सुनते ही विशाल की सांसें तेज हो गई। वह बेकरार हो उठा। मुझे अभी उससे मिलना है, उसने उतावलेपन से कहा। पल्लवी उसे अपने घर ले गई जहां उसकी बेटी रहती थी। उसका नाम प्रीत था। प्रीत बिल्कुल पल्लवी जैसी दिखती थी। वही मासूम चेहरा, वही मासूम आंखें। उसकी आंखें सुनहरी थी, बिल्कुल अपने पापा विशाल की तरह। जब प्रीत ने विशाल को पहली बार सामने खड़ा देखा तो उसकी मासूम आवाज गूंजी, पापा। विशाल हैरान रह गया। उसने सोचा ये बच्ची उसे कैसे पहचान गई, मगर तभी पल्लवी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने इसे हमेशा तुम्हारे बारे में बताया है, तुम्हारी तस्वीरें दिखाई हैं। इसे हमेशा यकीन दिलाया है कि इसके पापा विशाल आर्यन है और यही वजह थी कि छोटी सी प्रीत बिना हिचकिचाए उसे पहचान गई। कितनी ही देर तक वह प्रीत को सीने से लगाकर रोता रहा। 2.5 साल तक, हाँ, पूरे 2.5 साल तक वह अनाथों की तरह जी रही थी। उसके बदन पर फटे पुराने मामूली कपड़े और उसका दुबला पतला शरीर देखकर विशाल को अंदाजा लगाने में देर न लगी कि पल्लवी ने अपनी नफरत और जिद के चक्कर में उसकी बेटी को किन हालात में रखा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वहीं उसी पल इस औरत का गला दबा दे जिसने उसकी मासूम बेटी को इतने लंबे समय तक बाप के प्यार से वंचित रखा। लेकिन बड़ी मुश्किल से उसने खुद पर काबू पाया, प्रीत को अपनी गोद में उठाया और वहां से निकलने को तैयार हुआ। तभी पल्लवी की आंखों में हैरानी उतर आई और वह उसके सामने आकर खड़ी हो गई। मेरी बेटी को कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? उसके इस सवाल ने विशाल के तन बदन में आग भर दी। वह गुर्राया, पल्लवी, तुम्हारी बेटी ये तब तक थी जब तक तुमने इसे अपने पास रखा। अब ये मेरी बेटी है और मेरे साथ रहेगी। पल्लवी की आंखों से आंसू झलक पड़े। क्या मतलब? आप एक बच्ची को उसकी माँ से जुदा करेंगे? विशाल ने उसे घूरते हुए जवाब दिया, तो तुमने क्यों इसे उसके बाप से जुदा करके इतने लंबे समय तक रखा? उसके शब्द पल्लवी के दिल को चीर गए।
वह सिसकते हुए बोली, विशाल आप ऐसा नहीं कर सकते, प्रीत मेरी जान है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। अगर आप उसे साथ ले जाना चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। विशाल का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। मेरे साथ सिर्फ मेरी बेटी जाएगी, तुम नहीं। तुम वहीं रहो जहाँ इतने सालों से रह रही हो। प्रीत की चिंता मत करो, उसे मैं माँ के बिना रहना सिखा दूंगा। ये सुनकर पल्लवी का कलेजा फट गया। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। विशाल आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं सिर्फ प्रीत की माँ नहीं, आपकी पत्नी भी हूँ। विशाल का चेहरा दर्द और गुस्से से सख्त हो गया। पत्नी होने का ख्याल तब क्यों नहीं आया जब मैं रात रात भर तड़प तड़प कर रोता था, जब मेरी आंखों से आंसू बहते थे, तुम परवाह तक ना करती थी। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं थी, अगर तुम मेरी तकलीफ महसूस ना कर सकी, तो अब मेरे साथ किस हक से रहना चाहती हो? अब ना तुम्हारी कोई जरूरत है और ना मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह, क्योंकि मैं शादी कर चुका हूँ और मेरी पत्नी मेरे घर में मौजूद है। बेटी मुझे मिल गई है और अब मेरी फैमिली पूरी हो गई है। ये सुनते ही पल्लवी की आंखें हैरत से फैल गई। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। विशाल ने तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, जाकर सोशल मीडिया देख लो, मेरी शादी की तमाम फंक्शन की वीडियोस मिल जाएंगी। और इतना कहकर वह प्रीत को बाहों में लिए वहां से निकल गया। पीछे छोड़ गया पल्लवी को, जिसकी आंखें आंसू से धुंधली हो चुकी थी। पल्लवी कुछ पल पत्थर बनी खड़ी रही, फिर अचानक भागती हुई कमरे में गई, अपना मोबाइल उठाया और सर्च करने लगी। कुछ ही देर में विशाल आर्य की शादी की तस्वीरें उसके सामने थी। विशाल दूल्हा बना खड़ा था और उसके पहलू में एक बड़े नामी गिनामी खानदान से ताल्लुक रखने वाली उसकी खूबसूरत पत्नी मोना सजी धजी खड़ी थी। पल्लवी की आंखें सदमे से फटी रह गई। मोबाइल उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसका शरीर कांपने लगा और वह फर्श पर गिरती चली गई। उधर विशाल जब प्रीत को लेकर घर पहुंचा तो मोना मायके गई हुई थी। दादी प्रीत से मिलकर बहुत खुश हुई, लेकिन उनके मन में एक चिंता भी बैठ गई। जब मोना को ये बात पता चलेगी तो विशाल की पहली पत्नी और उसकी एक बच्ची भी है, तो वह कैसे रिएक्ट करेगी। लेकिन विशाल को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने दादी से साफ कह दिया था कि अगर मोना मेरी बेटी को कबूल नहीं करेगी और अलग होना चाहेगी तो मैं उसे रोकूंगा नहीं। मेरे लिए मेरी बेटी से ज्यादा जरूरी कोई नहीं। उधर पल्लवी का हाल तो 2 दिन में ही बदतर हो गया। 2 दिन की प्रीत से जुदाई और विशाल की शादी का सदमा उसे भीतर तक तोड़ चुका था। तीसरे दिन मुश्किल से अपने वजूद को घसीटते हुए वह विशाल के घर का एड्रेस इधर उधर से पूछकर वहां पहुंच गई, लेकिन गार्ड ने उसके हुलिये को देखकर उसे अंदर जाने से रोक दिया। किसी भीख मांगने वाले की तरह वह गेट पर बैठकर गिड़गिड़ाती रही, विनती करती रही। आखिरकार गार्ड को उस पर तरस आ गया। उसने विशाल से संपर्क कर उसके बारे में बताया, मगर विशाल ने सख्ती से मना कर दिया कि उस लड़की को गेट से भगा दो। वह गुस्से में चीख पड़ा। पल्लवी रोती हुई उस वक्त तो लौट गई, लेकिन अगले ही दिन वह विशाल के ऑफिस जा पहुंची। सिक्योरिटी ने रोकने की कोशिश की, मगर पल्लवी जबरदस्ती विशाल के कैबिन में घुस गई। हंगामा होने पर गार्ड भी वहां पहुंच गए, मगर विशाल ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। विशाल ठंडे और सख्त भाव से पल्लवी की ओर देखने लगा। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? क्यों बार बार तमाशा कर रही हो? पल्लवी रोते हुए उसके कदमों में गिर गई। विशाल, आपको मुझ पर जरा भी दया नहीं आती। मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं प्रीत के बगैर मर जाऊंगी। वही तो मेरा एक इकलौता सहारा है। वह रोते रोते बेहोश हो गई। विशाल जो उसे अब तक धुतकारना चाहता था, उसकी बेहोशी देखकर भीतर तक कांप गया। उसका दिल कटकर रह गया। वह बेहोश पल्लवी को अपनी बाहों में उठाकर बाहर निकला और सीधे अस्पताल की ओर दौड़ा। पूरा स्टाफ हैरानी से देखता रहा, कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। पल्लवी को इमरजेंसी में ले जाया गया और विशाल के चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। वह चाहकर भी खुद को इस लड़की के लिए परेशान होने से रोक नहीं पा रहा था। डॉक्टर इमरजेंसी रूम से बाहर आए तो विशाल की बेचैनी चरम पर पहुंच चुकी थी। वह लगभग दौड़ता हुआ उनकी तरफ लपटा और हाँफते हुए बोला, डॉक्टर साहब, मेरी वाइफ ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं ना? डॉक्टर ने एक गहरी सांस लेकर गंभीर स्वर में कहा, आपको शुक्र मनाना चाहिए कि सही वक्त पर इन्हें यहाँ ले आए। किसी गहरे सदमे की वजह से इनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो इन्हें बचाना मुश्किल हो जाता। ये सुनते ही विशाल का कलेजा मुंह को आ गया। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, जैसे खून ही सूख गया हो। दिल की धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थी कि कानों में साफ सुनाई दे रही थी। वह कुर्सी पर बैठते ही लगभग
रह गया, अगर इन्हें कुछ हो जाता, ये ख्याल ही उसके लिए मौत से बदतर था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसके कठोर रवैये ने पल्लवी को किस कदर तोड़ दिया। कई घंटे की बेचैनी प्रतीक्षा के बाद आखिरकार जब पल्लवी होश में आई, तो उसके होठों से निकलना पहला शब्द था प्रीत। विशाल की आंखें नम हो गई। ये सुनते ही उसने फौरन घर फोन किया और नौकर को आदेश दिया कि तुरंत प्रीत को अस्पताल लेकर आए। थोड़ी देर बाद जैसे ही प्रीत कमरे में आई, पल्लवी ने उसे अपनी बाहों में भींच लिया। वह ऐसे रो रही थी जैसे उसकी आत्मा फटकर बाहर निकल रही हो। पागलों की तरह बेटी को चूमते हुए बार बार कहती रही, मेरी बच्ची, मेरी जान। विशाल खड़ा सब देख रहा था। उसके अंदर अपराध बोध की एक गहरी लहर उठी। उसने धीरे से पल्लवी को संभाला और जबरन उसे कुछ खिलाने की कोशिश की, क्योंकि डॉक्टरों ने कहा था कि उसके पेट में 2 दिन से कुछ नहीं गया। पल्लवी 3 दिन तक अस्पताल में भर्ती रही। विशाल ने ना सिर्फ 2 नर्सें उसकी सेवा में लगा रखी, बल्कि खुद ही हर वक्त उसके पास मौजूद रहा। वह भले उससे बात कम करता, मगर उसे हर जरूरत उसकी पूरी करता। जब वह सो रही होती तो विशाल उसकी थकी हुई शक्ल को घंटों तक देखता रहता और सोचता, कैसे नफरत और गलतफहमी ने हमें यहाँ ला खड़ा कर दिया, और मैंने भी कितनी बेरहमी दिखाई। इसी बीच मोना, जो कुछ दिनों के लिए मायके गई हुई थी, वापस लौटी, और जैसे ही उसे विशाल की पहली पत्नी और बेटी के बारे में पता चला, घर का माहौल मानो तूफान में बदल गया। वह गुस्से से तमतमाते हुए चीखी, या तो मैं, या ये औरत और इसकी बेटी। तुम्हें फैसला करना होगा विशाल। विशाल ने बेहद ठंडे और सख्त स्वर में जवाब दिया, अगर रहना है तो मेरी बेटी और उसकी माँ को कबूल करो, वरना तुम्हारी मर्जी। मेरी जिंदगी में सबसे अहम मेरी बेटी है। मोना की आंखों में आंसू तैर आए, लेकिन उसके अहंकार ने उसे पीछे हटने नहीं दिया। उसने तुनकर कहा, ठीक है, फिर तलाक ही सही। घर में हंगामा मच गया। दादी भी विशाल पर भड़क उठी। उनका कहना था, पल्लवी ने तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हें तड़पाया और तुम्हारी बेटी को तुमसे दूर रखा, और अब तुम उसे उसी दर्जे पर ला रहे हो। ये किसी भी हाल में सही नहीं है। लेकिन विशाल ने एकदम दृढ़ आवाज में कहा, वह मेरी बेटी की माँ है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। जो चाहो सोच लो। ये सुनकर दादी महीनों तक उससे नाराज रही, पर आखिरकार विशाल ने उन्हें बड़ी मुश्किल से मना लिया। उधर पल्लवी हर रोज विशाल का दिल वापस जीतने की कोशिश करती रही। वह उसका खाना बनाती, उसके कपड़ों का ख्याल रखती, उसकी छोटी छोटी पसंद याद रखती। शुरू में विशाल का रवैया सख्त और अपमानजनक रहा। वह अक्सर उसे अनदेखा करता, ताने मारता, ठंडे लहजे में बात करता, मगर धीरे धीरे उसकी कोशिशों और समर्पण ने विशाल के दिल की दीवारें ढीली करनी शुरू कर दी। रात के सन्नाटे में जब विशाल अकेला होता, तो उसे पल्लवी की आंखों की उदासी याद आती, और वह सोचता, अगर सच में ये औरत मेरी दुश्मन होती, तो आज भी मेरे कदमों में पड़ी मिन्नतें क्यों करती। प्रीत की माँ होकर इस तरह क्यों बदल गई है। मोहब्बत की चिंगारी, जो बरसों से राख में दबी थी, अब धीरे धीरे फिर से भड़कने लगी। और एक दिन जब विशाल ने अपने दिल से ये स्वीकार कर लिया कि वह पल्लवी से नफरत नहीं कर सकता, तो जैसे दोनों के बीच सारी दूरियां मिट गई। उस रात पल्लवी ने पहली बार पूरे दिल से उसके सामने अपना आप सौंप दिया, और विशाल ने भी उसे अपनी बाहों में भरकर वही पुरानी मोहब्बत लौटा दी। सालों का दर्द, गलतफहमियों और जुदाई जैसे एक पल में धुल गई। पल्लवी ने सुकून से विशाल के माथे पर अपने होठ रखे और आंसुओं के साथ फुसफुसाई, कितना लंबा वक्त बर्बाद कर दिया हमने, काश पहले समझ पाती। विशाल ने मुस्कुराकर उसे अपनी बाहों में और कस लिया। अब कुछ मत सोचो, अब तुम, मैं और हमारी बेटी, यही मेरी दुनिया है। वह पल उनके जीवन का सबसे खूबसूरत मोड़ था, जहां नफरत की जगह सिर्फ मोहब्बत बची थी, और तन्हाई की जगह एक मुकम्मल परिवार का एहसास। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, और हाँ, हर रोज एक नई रोमांटिक और दिल को छू लेने वाली कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।